मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक क्षमता प्राप्त की, रिफ्रेश। ये मुझे 1 मीटर के दायरे में मौजूद निर्जीव वस्तुओं को उनकी मूल अवस्था में रीसेट करने देता था। लेकिन व्यवहार में अगर मैं किसी किताब को रिफ्रेश करता तो वो बस किताब ही रहती, तौलिया रिफ्रेश करता तो वो तौलिया ही रहता। तो ज़ॉम्बी सर्वनाश के 3 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड आखिरी आधा पैकेट क्रैकर्स लेके किसी दूसरे आदमी की कार में बैठ गई, बिना पीछे देखे। और जाते जाते मेरे पैरों के पास एक खाली नूडल कप फेंक दिया, जैसे मैं कोई आवारा कुत्ता हूं। मुझे दोष मत दो गैब, तुम्हारी क्षमता बहुत बेकार है। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो भूख से मर जाऊंगी। निराशा में मैंने उस खाली कप को घूरा और अचानक मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया, रिफ्रेश। अचानक हवा में ब्रेस्ड बीफ की समृद्ध खुशबू फैल गई और फटे हुए पैकेजिंग के अंदर सलीके से रखे नूडल्स और 3 सीजनिंग पैकेट मौजूद थे। मैं जम गया। तो मेरी क्षमता बेकार नहीं थी, हम सब ने इसे गलत समझा था। ये तथाकथित मूल अवस्था में रीसेट का मतलब 1 सेकंड पहले की स्थिति में जाना नहीं था, बल्कि उसकी फैक्ट्री फ्रेश स्थिति में लौटना था। एक खाली नूडल कप उसकी मूल अवस्था दरअसल एक नया अनखुला नूडल कप था। मेरा दिल सीने में ढोल की तरह धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि शुद्ध उत्साह से। मैंने इस लुटे हुए कन्वीनियंस स्टोर के चारों ओर देखा। शेल्व्स फटे हुए स्नैक पैकेट्स, खाली ड्रिंक बोतलों और कचरे से भरे थे। दूसरों के लिए बेकार, लेकिन मेरे लिए अब ये एक अनंत खजाना था। मैंने तुरंत नूडल्स बनाने की जल्दी नहीं की। इस सर्वनाश में खाने की खुशबू अनचाही मुसीबत बुला सकती थी। मैं सावधानी से दूसरी मंजिल के स्टोरेज रूम में चढ़ गया और दरवाजे को भारी शेल्फ से बंद कर दिया। सुरक्षित होने का पूरा भरोसा होने के बाद ही मैंने अपना प्रयोग शुरू किया। मैंने खाली कप को जमीन पर रखा और मन में रिफ्रेश सोचा। मेरे सामने रखा कप हल्का सा लहराया और तुरंत एक नया नूडल कप प्रकट हो गया। फिर मैंने इसे बार बार दोहराया, मुश्किल से अपने उत्साह को काबू में रखते हुए। 10 मिनट बाद मैंने 60 इंस्टेंट नूडल कप्स का एक छोटा पहाड़ बना लिया था। मेरी क्षमता में 10 सेकंड का कूलडाउन था, यानी मैं अनलिमिटेड नूडल्स पा सकता था। फिर मैंने पास पड़ी एक खाली पानी की बोतल को देखा, रिफ्रेश। तुरंत 500 मिलीलीटर शुद्ध पानी की बोतल प्रकट हो गई। मैंने जमीन पर पड़े खाली फर्स्ट एड किट को देखा, रिफ्रेश। मेरे हाथों में एक बिल्कुल नया फर्स्ट एड किट आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। खाना, पानी, दवा, सर्वनाश में सबसे कीमती संसाधन अब मेरे लिए असीमित थे। लियू रिवान, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी क्षमता बेकार है? बस इंतजार करो, एक दिन तुम घुटनों के बल आओगी, मुझसे टुकड़ों के लिए भीख मांगती हुई। अगले 3 दिनों तक मैंने खुद को उस वेयरहाउस में बंद रखा। वेयरहाउस में पड़े खाली पैकेजिंग के ढेर अब मेरे कच्चा माल बन गए थे। चिप्स, क्रैकर्स, चॉकलेट, जो भी खाने योग्य था, मैंने उन्हें रिफ्रेश करके कई बड़े क्रेट्स में भर दिया। ड्रिंक्स और बोतलबंद पानी ने एक कोने का आधा हिस्सा भर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मुझे एक खाली गैस कैनिस्टर मिला। स्टोर से मिले एक पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव के साथ मैं अंत में गर्म खाना खा सकता था। वेयरहाउस की सभी खिड़कियां बंद करने के बाद मैंने एक बर्तन में पानी उबाला, 3 सीजनिंग पैकेट फाड़े और सावधानी से नूडल केक को उसमें डाल दिया। जब वो लंबे समय से खोई हुई खुशबू मेरी नाक में भरी तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं रोते हुए उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। सर्वनाश शुरू होने के बाद से यह सबसे भरपेट और सबसे सुरक्षित भोजन था जो मैंने खाया था। पेट भरने के बाद मेरा दिमाग साफ होने लगा। यहां छिपे रहना कोई समाधान नहीं था। ये कन्वीनियंस स्टोर आखिरकार ज़ॉम्बीज से भर जाएगा या अन्य बचे हुए लोग इसे ढूंढ लेंगे। मुझे एक सुरक्षित ठिकाना खोजना था। इसके अलावा मुझे हथियारों की भी जरूरत थी। इस उजाड़ दुनिया में सिर्फ खाना और पानी होना मुझे बस आसान शिकार बना देता। मैंने सारी सप्लाइज को 2 बड़े हाइकिंग बैकपैक्स में पैक कर लिया। फिर मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और बाहर की दुनिया को देखा। कुछ ज़ॉम्बी सड़क पर बिना मकसद भटक रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। मैंने उस फल काटने वाले चाकू को मजबूती से पकड़ा जिसे मैंने रिफ्रेश करके चमकदार धार बना ली थी। बाहर निकलना तनावपूर्ण था, लेकिन बिना किसी घटना के हुआ। मैंने पीछे की गलियों के जाल का इस्तेमाल किया ताकि ज्यादातर ज़ॉम्बी से बच सकूं। जब मेरा सामना कुछ अकेले ज़ॉम्बीज से हुआ तो मैं पूरी ताकत से एक रिफ्रेश किया हुआ कोक का भरा कैन उन पर फेंकता। जब वो लड़खड़ाता तो मैं चाकू से उसे खत्म कर देता। मेरा लक्ष्य पश्चिम में स्थित ब्लू बे रेजिडेंसेस था। ये एक मशहूर उच्च वर्गीय इलाका था जहां कड़ी सुरक्षा थी। इसकी दीवारें ऊंची और मजबूत थीं। कम से कम शुरुआती समय में वे टिक सकती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मेरे माता पिता का घर वहीं था। जब सर्वनाश शुरू हुआ तब मैं स्कूल में था और मेरा अपने माता पिता से संपर्क टूट गया था। उन्हें ढूंढना अब मेरा एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन ब्लू बे तक की यात्रा मेरी उम्मीद से ज्यादा कठिन थी। शहर पूरी तरह से ठप पड़ चुका था। छोड़ी गई गाड़ियां हर मुख्य सड़क को जाम कर रही थीं। रास्ते में मैंने बहुत सी त्रासदियां देखीं। सप्लाई के लिए हिंसक झगड़े हो रहे थे। तभी मुझे सच में एहसास हुआ कि लियू यानुविन का विश्वासघात इस क्रूर दुनिया में शायद सबसे छोटी बात थी।
यहाँ ह्यूमैनिटी पहले ही खत्म हो चुकी थी। तीसरे दिन की शाम तक मैं आखिरकार ब्लू बे के बाहरी इलाके में पहुंच गया। ऊंचे लोहे के गेट कसकर बंद थे। मैं दीवारों पर गार्ड्स को देख सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, ये एक सर्वाइवर ठिकाना बन चुका था। मैं पास में छिप गया और लंबे समय तक नजर रखता रहा। अंदर जाने के लिए मुझे उनकी जांच से गुजरना पड़ता, इसलिए मैंने अपना बैग तैयार किया, अपनी ज्यादातर सप्लाईज को एक छिपे हुए सीवर में छिपा दिया, सिर्फ 2 पानी की बोतलें और एक पैकेट क्रैकर्स अपने पास रखे, खुद को एक सामान्य शरणार्थी की तरह दिखाते हुए गेट की ओर बढ़ा। रुको, कौन है वहां? दीवार से एक तेज आवाज आई। मैंने अपने हाथ ऊपर किए और ऊपर देखा। मेरा चेहरा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा नाम लिन फान है, मैं बिल्डिंग 17 में रहता हूँ। बिल्डिंग 17, लिन फान, पुष्टि करो। ऊपर वाला आदमी कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, जैसे रेडियो पर जांच कर रहा हो। एक पल बाद गेट थोड़ा खुला। एक आदमी हाथ में स्टील पाइप लिए सतर्क नजर से बाहर आया। आईडी, उसने संक्षिप्त में कहा। मैंने अपनी जेब से तैयार किया हुआ आईडी उसे दे दिया। उसने उसे जांचा, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। सिर्फ तुम्हारा सामान कहाँ है? उसके शब्दों पर मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरी आवाज में डर की हल्की कंपकपी थी। रास्ते में मुझे लूट लिया गया, मेरे पास बस यही बचा है। आदमी ने भौएं सिकोड़ ली। उसे शक हो रहा था, लेकिन मेरी कमजोर काया और दयनीय काठी देखकर आखिरकार उसने अपनी सतर्कता थोड़ी ढीली कर दी। अंदर आओ, नियम याद रखना, सभी नए लोगों को अपने सामान का आधा हिस्सा पुनर्वितरण के लिए देना होगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। शुक्र है मैं पहले से तैयार था, इसलिए मैंने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया और एक पानी की बोतल और आधा पैकेट क्रैकर्स उसे दे दिया। आदमी ने उन्हें ले लिया। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक आई, लेकिन फिर भी उसने हाथ हिलाकर मुझे अंदर जाने दिया। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। माहौल अभी भी तनावपूर्ण था, लेकिन कम से कम व्यवस्था बनी हुई थी। लोग बस्ती दे रहे थे, कुछ लोग रक्षा को मजबूत कर रहे थे, कुछ महिलाएं और बच्चे कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठा थे। ये सर्वनाश के बीच एक द्वीप जैसा था, जो बाहर के नरसंहार से अस्थायी रूप से कटा हुआ था। रजिस्ट्रेशन पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बताया कि अब यहां पर ब्रदर बाओ नाम का आदमी सब कुछ संभालता है। वो पहले यहां का प्रॉपर्टी मैनेजर था। सर्वनाश के बाद उसने पृथ्वी तत्व की शक्तियां प्राप्त की और सबकी रक्षा के लिए एक गार्ड टीम बनाई। सभी निवासियों को उनके योगदान अंकों के आधार पर रोज का राशन मिलता था। ज्यादा पाने के लिए तुम्हें पश्ती या लॉजिस्टिक्स टीम में शामिल होना पड़ता। मैंने खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाया और फिलहाल किसी टीम में शामिल नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता अपने माता पिता को ढूंढना था। बेचैन दिल के साथ मैं अपने घर के दरवाजे तक भागा, लेकिन देखा कि सुरक्षा दरवाजा तोड़ा हुआ था और अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। ये देखकर मेरा दिल डूब गया। मैं अंदर भागा, घबराहट में माँ और पिताजी को पुकारने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ मौत जैसी खामोशी मिली। लिविंग रूम की मेज पर धूल की एक पतली परत जमी थी, जिससे पता चल रहा था कि वे कई दिनों से यहां नहीं थे। फर्श पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन खून नहीं था। शायद ये एक छोटी सी राहत थी। मैं फर्श पर गिर पड़ा। अभूतपूर्व उलझन और डर ने मुझे जकड़ लिया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कहाँ खोजूं। जब मैं वहां बैठा स्तब्ध था, तभी बाहर से कदमों की आहट आई। एक घुरती हुई आवाज सुनाई दी। वाह वाह, लगता है हम एक को मिस कर गए। मैंने झट से सिर उठाकर देखा कि 2 आदमी दरवाजे पर रास्ता रोके हुए थे। सामने वाला गंजा था और वो मुझे साफ तौर पर बुरी नीयत से देख रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। वो स्कॉर्पियन था, ब्रदर बाओ के अधीन एक छोटा अधिकारी। स्कॉर्पियन ने अपने होंठ चाटे। उसकी नजरें मुझ पर ऐसे फिर रही थीं जैसे मैं काटने के लिए रखा ताज़ा मांस हूं। तुम्हारे घर के मुखिया पर कुछ दिन पहले ब्रदर बाओ के काफी योगदान अंक बकाए थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब ये जगह हमारी है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया? बस उन्हें बाहर निकाल दिया। सर्वनाश में बेकार लोगों के साथ यही होता है। लेकिन तुम काफी काबिल लगते हो। अगर तुम हमारे लिए काम करने को तैयार हो, कुछ कामकाज संभालो, तो हम तुम्हें यहाँ किसी तरह रहने दे सकते हैं। मैं कितना भोला था जो सोच रहा था कि ये जगह एक सुरक्षित ठिकाना है। असल में यहाँ भी वही जंगल का कानून चलता है। जैसे ही वे करीब आए, मेरा हाथ धीरे से मेरे बैग की साइड पॉकेट की ओर खिसक गया। अंदर एक खाली फल काटने वाला चाकू था, जिसे मैंने तेज करके चमकदार धार बना ली थी।